हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अल्फ़ा पार्टिकल वाला, स्कैटरिंग अल्फ़ा पार्टिकल वाला जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था वो। तो देखते हैं आज हम रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स या अल्फ़ा स्कैटरिंग। अच्छा, रदरफोर्ड थे कौन? अरे जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट तो थे ही, लेकिन ये स्टूडेंट थे किसके? रदरफोर्ड स्टूडेंट थे जे थॉमसन के। जे थॉमसन के स्टूडेंट थे। अच्छा, एक चीज़ लिखो यहाँ पे, पर इससे कुछ याद आ रहा है? ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन और एन से न्यूट्रॉन। और ये थे चैडविक, ये थे रदरफोर्ड, और ये हमारे थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। उम्मीद है अब तो पता चली गया होगा कि रदरफोर्ड थे कौन। रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन की इन्होंने डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी की थी, इन्वेंट नहीं किया था। इलेक्ट्रॉन बनाया नहीं था, केवल उसको बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन होता है या नहीं होता है, उसके बारे में बता दिया था, उसको बनाया नहीं था, है ना। डिस्कवरी और इन्वेंट में ये एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। तो इन्होंने एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। ये इन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, एक फंक्शन, जिसमें इन्होंने एक अल्फा पार्टिकल सोर्स रखा, लेड स्लिट का सिस्टम रखा, एक गोल्ड फॉइल रखी, और ये फ्लोरोसेंट जिंक स्क्रीन रखी थी। और ये सारा का सारा काम वो माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, क्योंकि ये जो अल्फा पार्टिकल हैं या जो भी ये जो यहाँ से रे निकल रही थी, ये ऐसे नहीं दिखने वाली थी, ये हमें नेक्ड आइज से नहीं दिख सकती। ये सारा का सारा काम माइक्रोस्कोप के अंडर हो रहा था। वो हर जो भी एक्टिविटी हो रही थी यहाँ पे, वो माइक्रोस्कोप से देख रहे थे। तो इन्होंने किया क्या, रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल सोर्स ले लिया और एक गोल्ड फॉइल ले ली। गोल्ड फॉइल पता है कितनी पतली ली थी? इन्होंने 2.1 × 10⁻⁷ मीटर पतली ली थी गोल्ड फॉइल। सोच सकते हैं कितनी पतली होगी। अच्छा, इन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली? और कोई भी ले सकते थे, गोल्ड फॉइल ही क्यों ली? कभी आपने देखा है कि गोल्ड की जो भी ज्वेलरी बनती है वो कितनी पतली होती है और स्टेबल भी होती है। इतनी पतली होती है और स्टेबल भी होती है। इसी वजह से इन्होंने गोल्ड फॉइल लिया था। अगर कोई और लेते तो ये इतनी पतली शीट काट नहीं सकते थे, और अगर कट भी जाती उससे तो उसमें जो स्कैटरिंग नहीं हो सकती थी, वो केवल उस पार्टिकल को पास आउट कर सकता था। जैसे अगर इन्होंने कोई दूसरी शीट ले ली पतली, तो यहाँ से अगर अल्फा रेस आई तो ये सीधे चली जाती है, स्कैटरिंग यहाँ पे नहीं हो सकती थी, और गोल्ड फॉइल में केवल ऐसा हो सकता था। इसी वजह से इन्होंने स्कैटरिंग को देखने के लिए गोल्ड फॉइल ले ली। तो जब इन्होंने इस टाइप का स्ट्रक्चर तैयार किया और उसमें अल्फ़ा पार्टिकल सोर्स से अल्फ़ा रेस छोड़ी, तो हुआ क्या, वहाँ से एक स्कैटरिंग दिखी। गोल्ड फॉइल के उस तरफ उन्हें एक स्कैटरिंग दिखी,
तो कुछ रेस तो थी वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी, कुछ सीधे जा रही थी, कुछ रेस सामने की तरफ गई, कुछ इधर गई, कुछ इस तरफ गई। लेकिन उसमें से कुछ रेस जो थी वो वापस आ गई, डिफ्लेक्ट होके उसी डायरेक्शन में आ गई, जिस डायरेक्शन से गई थी उसी डायरेक्शन में वापस आ गई। ये हुआ था इनका एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ कंक्लूजन्स दिए, तो इनके कंक्लूजन्स क्या थे वो हम जान लेते हैं। मतलब एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने बताया क्या था वो हम जान लेते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये तो बताया ही था। और ये भी बताया कि इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मतलब सेंटर में एक पॉजिटिव टाइप का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे, जिसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। मतलब इन्होंने ये बताया कि इसके जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसे बताया? अच्छा, इसमें से लगभग अगर 10,000 रेस गई थी तो उसमें से 10,000 रेस में से केवल 14 रेस जो थी वो ही वापस आई थी। ऐसा क्यों? मतलब 0.14% रेस ही वापस आई थी। मतलब 1% भी उसमें से वापस नहीं आ पाई थी। 0.14 रेस जो थी, 14% जो रेस थी वो डिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में आई थी। तो वो डिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में क्यों आई थी? वो डिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में इस वजह से आई थी क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे इन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव तो रिपल करता है, ये तो आपको भी पता है ना। पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपल करता है, इस वजह से ये जो रेस थी वो इसी डायरेक्शन में वापस आ गई थी, रिपल्सन की वजह से। क्योंकि न्यूक्लियस और अल्फ़ा पार्टिकल के बीच में एक रिपल्सन फोर्स लग रहा था। रिपल्सन फोर्स क्यों लग रहा था? क्योंकि उनके पास पॉजिटिव चार्ज था न्यूक्लियस के पास। इस वजह से यहाँ से 0.14% ही रेस वापस उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई थी। तो इससे इन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियस होता है, इससे इन्हें ये पता चला कि जो न्यूक्लियस होता है वो एटम के साइज़ में, अगर एटम से उसकी कंपैरिजन की जाए तो वो बहुत ही छोटा होता है। इन्होंने बताया कि अगर एटम जो है हमारा, अगर एटम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का है, अगर एटम हमारा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का है, तो उसका न्यूक्लियस जो होगा, उसका जो न्यूक्लियस होगा वो 10⁻13 सेंटीमीटर का होगा। कितने का होगा? 10⁻13 सेंटीमीटर का होगा। ये इन्होंने बताया था। और इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस का चक्कर काटते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जो स्पेस होता है, उसी स्पेस में उसके इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते हैं। किसका? न्यूक्लियस का चक्कर काटते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड चक्कर काटते हैं, जो उसमें खाली स्पेस बचता है इस टाइप में, यहाँ पे उसके अराउंड चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन इनकी एक ड्रॉबैक्स आ गई, मतलब इन्हीं के एक्सपेरिमेंट में एक कमी निकल आई। कमी ये निकल आई, होने क्या लगा, इन्होंने बताया था कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केवल चक्कर काटते हैं, लेकिन उसमें होने क्या लगा, उसमें ये होने लगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो चक्कर काटते 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 उसी में अंदर जाने लगे, उसी के अंदर जाने लगे, न्यूक्लियस के अंदर समाहित होने लगे। तो इस वजह से इनकी जो थ्योरी थी वो गलत हो गई, मतलब इनकी थ्योरी में एक कमी निकाल दी गई इस तरह की। जो पॉजिटिव चार्ज था, मतलब जो न्यूक्लियस था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो धीरे धीरे अंदर जाने लगे, चक्कर काटने की वजह धीरे धीरे अंदर जाने लगे। ये उनकी ड्रॉबैक थी। बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे कल नए रहस्य के साथ।